जब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर सवाल खड़ा होता है तब समान नागरिक संहिता की जरूरत पर बहस छिड़ जाती है। 3 तलाक पर इन दिनों मुस्लिम पर्सनल लॉ सवालों में है। मुस्लिम समाज की ही महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक मोर्चा खोले हुए हैं और अब सनातन हिंदू वाहिनी नाम की एक संस्था मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करवाने और समान नागरिक संहिता लागू करवाने के लिए आंदोलन करने जा रही है। दिल्ली के कालका जी मंदिर के महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत का दावा है कि रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर समान नागरिक संहिता के लिए बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी के सांसद भी हिस्सा लेंगे। समान नागरिक संहिता की पैरवी सनातन हिंदू वाहिनी के बैनर तले की जा रही है। महंत अवधूत का आरोप है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के चलते देश में हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, इसीलिए अब समान नागरिक संहिता लागू करना जरूरी हो गया है। वैसे ये सवाल बड़ा है कि बीजेपी के मुद्दे को संतों ने अपना एजेंडा क्यों बनाया? संतों को मुस्लिम पर्सनल लॉ से क्या दिक्कत है? मुसलमानों को जहां 4 शादियों की छूट देती है, उनके बच्चों के ऊपर कोई संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण जो जनसंख्या का अनुपात में जो असंतुलन पैदा हुआ है, हिंदुओं की संख्या बहुत घटकर कम रह गई है। कल सनातन हिंदू वाहिनी ने जंतर मंतर पर शाम 3 बजे समान नागरिक संहिता के लिए एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। योगी आदित्यनाथ जी को आमंत्रित किया गया है, साक्षी जी महाराज को आमंत्रित किया गया है और हमने जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी को भी आमंत्रित किया है। हम जो कुछ पर्सनल लॉ की बात करते हैं वो भारत के संविधान की धारा 25-26 के अनुसार करते हैं और जो मौलिक अधिकार है। और उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है, कई निर्णय दिए हैं कि ये धार्मिक अधिकार जो हैं उसी में पर्सनल लॉ शामिल है और उसको कोई तरबीदी उसमें नहीं हो सकती, पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती। देखिए, हम लोग तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है वो एक बिल्कुल अलग तरीके का कानून और उस कानून को हम उसी कानून को मानते हैं जो हमारे कुरान में है। तो जाहिर बात है, जब अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है तो सबका एक जैसा कानून हो ही नहीं सकता और न ही वो इस्लाम के ऊपर लागू होगा। इसलिए हम लोगों ने तो इस आइडिया को पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। ये एक जटिल और विवादास्पद मुद्दा है जिस पर समय समय पर बहस होती रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, जो बीजेपी का एजेंडा कल तक रहा था उसे संतों ने अब अपना एजेंडा क्यों बना लिया है? इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ गोपाल अग्रवाल जी, बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत साहब जी, महंत कालका जी मंदिर के, वो हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन जी भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। मौलाना अंसार रजा साहब, मुस्लिम धर्मगुरु, भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और नईश हसन साहब, प्रेसिडेंट हैं भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। लेकिन महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, मुस्लिम पर्सनल लॉ से आप लोगों को क्या दिक्कत है? देखिए, हमारा देश का संविधान एक और कहता है कि देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हैं जी। वहीं व्यवहार में देख रहा था, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार उस समय उनको 4 शादियों की छूट दी जाती है, उनके बच्चों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं है। इससे समाज के अंदर एक जो जनसंख्या का बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो गया है और उसका परिणाम ये आया है कि कैराना की घटनाएं, देवबंद की घटनाएं, जहां जहां हिंदुओं की आबादी घटी है जी और मुस्लिम संख्या बढ़ी है, वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है। आबादी को लेकर देश है, सब उसके सभी नागरिक समान है जी सर, उन सबके लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं? हिंदुओं के लिए आबादी को लेकर किस तरह का कानून है इस देश अगर में? वो शरीयत, सुनिए भाई, देखिए, आप जब उनकी जनसंख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होगा और हिंदुओं पर जो परिवार नियोजन थोपा जाएगा जी, तो निश्चित रूप से अनुपात बदलता जाएगा और जनसंख्या का असंतुलन पैदा होगा। हिंदुओं पर परिवार नियोजन कौन थोप रहा है सर? और जिसके कारण जो है कैराना की, देवबंद और वहां से जो हिंदू परिवारों का जो पलायन है उसका प्रत्यक्ष परिणाम है। और जब जैसा कि आप अभी कह रहे थे कि संतों ने ये बीजेपी का एजेंडा क्यों उठाया, हमने किसी बीजेपी का या किसी पार्टी का एजेंडा नहीं उठाया। संतों ने एक समाज का एजेंडा उठाया जो समाज के अंदर एक चिंता का विषय बन गया। जिस तरीके से हिंदुओं का लगातार जो पलायन हो रहा है, जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी है वहां से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इसलिए इस देश के अंदर एक ठोस जनसंख्या नियंत्रण की नीति की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए संतों ने इस मुद्दे को उठाया। तो वो तो फिर हिंदू और मुस्लिमों के लिए बराबर होनी चाहिए ना? कैराना की घटना को लेकर जी, एक मिनट मुझे पूरी बात कहने दीजिए। कैराना की घटना को लेकर जिस तरह सभी दल के नेताओं ने
जो रवैया अपनाया वो सिर्फ राजनीति के चश्मे से उस घटना को देख रहे हैं। वो पीड़ितों के जख्मे पर जख्म दे रहे हैं। जो जिस तरीके हिंदू परिवारों का वहां से पलायन हुआ है उसके बारे में कोई नहीं कह रहा, केवल कह रहे हैं कि अपराध की समस्या है, गुंडागर्दी की समस्या है। मैं पूछता हूँ हमारे हिंदू समुदाय के लोग ही क्यों पलायन कर रहे हैं? लेकिन सर, जिस हिंदू समुदाय के लोगों की आप बात कर रहे हैं, राज्यपाल को जो रिपोर्ट बीजेपी के नेताओं की ओर से सौंपी गई है उसमें भी सिर्फ वर्ग विशेष का जिक्र किया गया है, हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन सर, मेरा एक सीधा सा सवाल है, आप बताइए, हिंदुओं के लिए जनसंख्या सुनिए जी, चाहे भाजपा हो या कोई अन्य राजनीतिक दल, केवल वो अपने राजनीति के चश्मे से उस घटना को देख रहे हैं। लेकिन आपको 3 बड़े सांसदों के साथ कल जंतर मंतर पर बीजेपी हिंदुत्व का संरक्षण नहीं हो पा रहा है वहां। लेकिन आपके साथ योगी आदित्यनाथ, साक्षी महाराज जैसे बड़े सांसद बीजेपी के कल जंतर मंतर पर समान नागरिक संहिता को लेकर धरना देने जा रहे हैं। यानी कि बीजेपी के साथ आप कह रहे हैं कि कुछ लेना देना भी नहीं है, और उन्हीं के नेताओं के साथ आप धरना के लिए पहुंच रहे हैं। कल केवल भाजपा के सांसद नहीं है, वो संत भी हैं। पहले वो सांसद हैं या संत, चलिए इसका फैसला आप जनता पर छोड़ देते हैं। बिल्कुल। लेकिन मौलाना अंसार रजा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर समान नागरिक संहिता इस देश में लागू हो जाती है तो फिर दिक्कत क्या है? आप लोग क्यों बार बार इस चीज का विरोध करते हैं? चित्रा जी, हमने तो कभी विरोध नहीं किया। जहां तक सवाल इनके जो 5-6 मिनट की जो तकरीर थी पंडित जी की, बहुत अच्छा बोले ये। मैं एक बात इनको बता दूं कि हिंदुस्तान से पर्सनल लॉ कभी खत्म नहीं होगा। जिस दिन पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा उस दिन पता नहीं भारत में क्या होगा, ये उनको अंदाजा नहीं। आप धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहा हूं मैं जी, धमकी नहीं दे रहा हूं मैं। आपके शब्द तो वैसे ही हैं सर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस बात को जानता हूं कि उसी संविधान ने हमें इस भारत में अपने मजहब के एतबार से जीने का अधिकार दिया है। ये सांसद अगर कल जमा हो रहे हैं तो ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ जा रहे हैं। इनको तो वहां जाने से पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के संविधान का मजाक उड़ाने जा रहे हैं। अब रहा सवाल पर्सनल लॉ का, जो 4 बच्चों की इजाजत है। और साहब, फिर आपराधिक मामलों का फैसला आप देश के कानून के मुताबिक क्यों नहीं करते? उसका फैसला भी आप अपने पर्सनल लॉ के मुताबिक क्यों नहीं करते हैं? पंडित जी, आप बोल रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हमारा शरीयत के मुताबिक फैसला होगा। पंडित जी, कोई आपराधिक मामला आता है तो आप कहते हैं हमारा फैसला जो है देश के कानून के हिसाब से होगा। पंडित जी, हम यहाँ डिबेट करने आए, आपका भाषण सुनने नहीं आए। पंडित जी, अगर उनको कुछ आपत्ति है तो उनका सवाल भी सुन लीजिए मौलाना साहब जी। सुन लीजिए पहले, उसके बाद फिर बोलिएगा जितना बोल रहा है। आपका चैनल है, जितना तबीयत चाहे बोलिएगा। चैनल आपका भी है मौलाना साहब, आप भी हमारे गेस्ट हैं। जी, आप अपनी बात रखिए। मैं जो कहना चाह रहा था कि पर्सनल लॉ का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान के संविधान ने सबको, जितनी जाति यहाँ रहती हैं, उन सबको समान अधिकार है अपने अपने एतबार से जीने का। अगर सब एक समान हो जाएंगे हिंदुस्तान में तो ये नहीं हो पाएगा। पहली बात तो ना तो आप पूजा कर पाएंगे ना हम नमाज पढ़ पाएंगे, इसलिए कि फिर वही चीजें होंगी जो पहले से होती चली आ रही। अब जो मैं क्या चीजें? भाई दंगा फसाद होगा, जाहिर सी बात है। समान नागरिक संहिता लागू होने से दंगा फसाद कहाँ होगा? क्यों नहीं होगा? हम कहेंगे हमें रोड पे नमाज पढ़ना है, वो कहेंगे हमें पूजा करना है। आज तो कम से कम अलग अलग जगह है ना पूजा के लिए और नमाज के लिए। सबकी अलग अलग जगह बटी हुई है कि भाई यहाँ आप नमाज पढ़िए, यहाँ पूजा कीजिए। हम आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप जो है नमाज पढ़ना छोड़ दीजिए। अरे तो आप पर्सनल आप हमारे पर्सनल लॉ पे अटैक क्यों कर रहे हैं? क्यों पर्सनल लॉ को खत्म करना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल लॉ की वजह से आबादी बढ़ रही है। क्यों नहीं? एक मिनट, आप आबादी बढ़ रही है। आप जहां रह रहे हैं, मुझे 10 मुसलमानों के नाम गिनवा दीजिए जिनके पास 3 बच्चों से ज्यादा हों, और हम आपको अपने मोहल्ले में लेकर के चलते हैं। हमारे हिंदू भाइयों के 6-6, 7-7 बच्चे हैं। आप आइए हमारे इलाके में, हम आपको गिनवाते हैं। कहां आबादी कम हो रही है आपकी? अरे भाई 25 करोड़ हम हैं और 100 करोड़ आप हैं। कहां आबादी कम हो रही? खामखा आप लोग परेशान हो रहे हो। और जहां तक योगी आदित्यनाथ जी का सवाल है, जहां आप देख लीजिए परेशानी तो योगी आदित्यनाथ का जहां तक सवाल है, साक्षी महाराज का सवाल है, आप लोगों ने सिर्फ इसलिए उनको दावत दी है ताकि आए वो और यहां फसाद वाली बात करें ताकि हिंदुस्तान में दंगा बढ़ गए। ये सब उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए चालें हैं आपकी। ये जो बीजेपी के एजेंडे को आप आगे लेकर के चल रहे हैं। नहीं, लेकिन समान नागरिक संहिता नहीं, एक सेकंड मौलाना साहब, यही 2 सांसद। समान नागरिक संहिता का अर्थ ये हुआ कि संविधान के हिसाब से सभी को बराबर की आजादी दी जाए। इसमें कहा दंगा फसाद होने लगा? आपकी तो बात ही समझ से परे है। चलिए मैं बीजेपी को भी शामिल करना चाहूंगी। समझ से परे है? देखिए, समान नागरिक संहिता के मूल में जाइए आप। आज भले ही कुछ हिंदुत्ववादी तत्वों ने इसे खुद में संभाल लिया हो, लेकिन ये बताइए क्या ये लोग समानता को मानेंगे? अगर आप इसके मूल में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये कैसा है। मैं लौटती हूँ आपके पास। एक बार मैं बाकी मेहमानों को भी शामिल करना चाहूंगी। गोपाल अग्रवाल जी, बीजेपी ने तो बाकायदा अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल कर रखा था। कल
अब आपके तीन सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी जा रहे हैं आदित्यनाथ और साक्षी महाराज के ऐसे लोग साथ जाएंगे अब उसमें। जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए। आप बीजेपी का स्टैंड बताइए, बीजेपी क्या इसे लागू कराने जा रही है या फिर नहीं? देखिए, जो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम इस देश में समान नागरिक संहिता चाहते हैं और उसके लिए काम करेंगे जी। और यह हमारे धर्मनिरपेक्ष जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये हम मानते हैं। लेकिन हमारे जो इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे जी। उसके लिए जरूर हम ये कहते हैं स्पष्ट। पिछले 2 सालों में बीजेपी ने क्या किया है? नहीं, पूरी बात करें जी। कि उसके लिए हम इसकी आवाज चाहते हैं कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके तहत उनके कंसेंसस से या हम होना जबरदस्ती भी नहीं यही सोचना चाहिए। चाहते हैं। लेकिन आपने देखिए, किया क्या है अब तक 2 सालों में? बिल्कुल हर जगह जो चर्चा हो रही है, हम जो आज किसी भी चीज को लागू करना है, कानून में बदलाव लाना है, उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए कंसेंसस बनाना पड़ती है, उसके लिए डिमांड बनाना पड़ती है। मान लीजिए आज ये हमारे मुस्लिम भाइयों के ऊपर इफेक्ट करेगा तो दूसरे लोग क्यों थोपेंगे इसको? जब तक हम उन्हें समझाएंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे, सरकार उनसे डिबेट करेगी और यह चर्चा आज आपने भी बताया और ये हर जगह मुस्लिम महिलाओं के तरफ से भी आ रही है जी। तो यह डिमांड शाहबानो के केस में कांग्रेस कटघरे में थी क्योंकि उन्होंने एक जो सांप्रदायिकता का स्टैंड लिया था। तो अल्टीमेटली हमें समझना पड़ेगा कि इस देश को हम धर्मनिरपेक्ष कानून देना चाहते हैं कि सांप्रदायिकता का कानून लेकिन में ले उसकी जाना बातें सिर्फ चाहते हम हैं। करेंगे चुनावों नहीं, के दौरान ही, सिर्फ उसको मुद्दे के रूप में चुनाव तो यहाँ अपने पूरे एजेंडे 5 में साल शामिल होते करेंगे रहते हैं। ताकि वोट बैंक की आप राजनीति हम इसका कर मतलब सकें। चुनाव होंगे तो जी। कोई चर्चा नहीं करेगा। सर, आपकी सरकार एनडीए की क्या बात सरकार कर अटल रहे हैं? बिहारी आज वाजपेयी के आप नेतृत्व में चर्चा किया, उस आज दौरान आप- भी आपने कुछ नहीं किया, 2 चित्रा सालों जी, में भी आपने कुछ नहीं किया आप ये है। चर्चा चलिए मैं आज आलोक कर रहे शर्मा हैं। जी को मैं लाना आपको चाहूंगी। कितने कार्यक्रम हमने किए बता देते हैं जी। जिसमें हम इन्हीं बातों पे चर्चा कर रहे हैं। तो आपने चैनल पे आज किया तो आप कह सकते हो कि आपके कारण ये इलेक्शन के कारण नहीं, आप सुरेंद्रनाथ अवधूत जी को इसका श्रेय दीजिए, हमारे चैनल को नहीं, कि उनकी ओर से ये सारा इनिशिएटिव किया जा रहा है। हमारे साथ चलिए मैं आलोक शर्मा जी को लाती हूँ, बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे पर स्टैंड क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान का सम्मान करती है। संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड या इस तरह की बातें कहीं पर नहीं है। जहां तक बात कंसेंसस की और तमाम चीजें हैं, कंसेंसस से कोई चीज होती है तो किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति हमें केवल यह है कि जो पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड और आर्टिकल 370 के नाम से और राम मंदिर के नाम से जानी जाती हो, वो जब जब सत्ता में आती है तो इन चीजों को भूल जाती है। इन्होंने कहा सब प्लेटफॉर्म पे चर्चा की। चर्चा कहाँ की आपने? दिल्ली यूनिवर्सिटी में। क्यों? ताकि वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी साहब जाएं और मीडिया वहां जाए, अट्रैक्शन का पॉइंट बने। इसके अलावा मुझे बताइए, किसी भी सांसद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, बीजेपी के किसी भी सांसद ने पिछले 2.5 साल के किसी भी सेशन में एक सवाल उठाया है? आप लोग केवल राजनीति क्यों करना चाहते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द क्या प्रधानमंत्री जो हमेशा बोलते ही रहते हैं, भाषण ही देते रहते हैं, उनके मुंह से 2.5 साल में एक बार भी सुना है? प्रदेश आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह जी, उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप कांग्रेस की बात करिए ना। आप सुनने दीजिए ना मुझे, अब आप सुनिए शांति से। मुझे केवल ये बताइए, अमित शाह जी ने एक बार भी यूनिफॉर्म सिविल कोड हम लाएंगे, आप मुझे बताइए, आज हमारा हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीति नहीं करते, हम धारा 370 पर राजनीति नहीं करते हैं, हम मंदिर बनाएंगे इस पर राजनीति नहीं करते हैं। आप लोग केवल राजनीति करते हैं। गाय, गऊ, गंगा, गीता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धारा 370, जो विवादित मुद्दे हम राजनीति में राजनीति करेंगे। राजनीति से बाहर गऊ माता पर राजनीति करते हैं, गीता की पुस्तक को राष्ट्रीय पुस्तक बना रहे हैं। चुनाव जब चला जाता है तो सब कुछ भूल जाते हैं आप। लेकिन आप मुझे केवल बताइए, चर्चा से आगे कहीं बढ़े। से मुझे ये लगा कि आप समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं। आलोक शर्मा जी, इस बात को मानेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर संविधान के दायरे में किसी तरह से कॉन्सेंसस बनता है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी को आपत्ति नहीं, लेकिन मुझे कॉन्सेंसस नहीं बनता नजर आता। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, धर्म से, संप्रदाय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश के अंदर स्वतंत्रता है कि आप किसी भी चीज को लागू करवाने के लिए आप कोई आंदोलन करें, धरना दें, सब चीजें अलाउड है। लेकिन बीजेपी के सांसद जिन्होंने संविधान संविधान की शपथ कर रहे हैं, उनके लिए क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? चलिए, मतलब समान नागरिक हमें ऑब्जेक्शन उन सांसदों के ऊपर है जिन्होंने शपथ ली है संविधान की और जाकर वो एजेंडा पूरा कर रहे हैं दूसरे तरह का संविधान के खिलाफ डिमांड कर रहे हैं। नहीं जाते हैं। नहीं, चित्ता जी, एक प्रश्न है, वो सांसद और ये लोग डिमांड ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? विद इन द
संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही तो कर रहे हैं। वो डिमांड कौन कर सा रहे हैं, भारत सरकार को खत लिखे ना, भारत सरकार को लिखे ना। आप जंतर मंतर में धरना देके आग लगाने का क्या मतलब है? को बेचना चाहते हैं अरे पहले आप सरकार को लेटर लिखिए कि भाई अपन ऐसा चाहते हैं। गांधी जी भी वहां पहुंच जाते 2.5 साल में एक-एक आपने करके गाय बात के लिए रखें। अगर एक कानून बनाया तो बताइए, आपने 2.5 साल में हिंदुओं के लिए कोई कानून बनाया तो बताइए, 2.5 साल में राम मंदिर के लिए कोई कानून बनाया तो बताइए। गाय के लिए केवल आप लोग राजनीति करना जानते हैं। चलिए एक आपका बार फिर हिंदू से की लौटते हैं खोखला है, समान नागरिक संहिता पर, नकली जिस है। पर हम बहस कर रहे हैं। अब्दुल नाइस साहब, एक बात साहब को भी बताइए, मैं लाना चाहूंगी। अफसर रजा साहब, एक सेकंड। जंतर मंतर पे नाइस धरना हसन जी देने को से भी- पहले क्या भारत सरकार को कन्विंस किया है? क्या भारत सरकार को कोई चिट्ठी लिखी है क्या कि आप लोग पार्लियामेंट में चर्चा कीजिए इसकी, या खाली नारेबाजी करने के लिए आप लोग जंतर मंतर जाके आग लगाएंगे? ये जल्दी से सर जवाब। नारेबाजी करने के लिए नहीं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ही। अरे तो 3-3 सांसद आपके वहां जाकर बयान दे सकते थे ना, ताकि हमारी बात, हमारी मांग जो है सरकार के कानून तो राजनीति कर रहे हैं आप, और सरकार उस पर विचार अरे आप करे। तो राजनीति कर रहे हैं, ये आप राजनीति कर रहे हैं। आप 3 सांसद आपके हैं, तीनों पार्लियामेंट में गए हुए हैं, इनसे कहिए ना जाकर के वहां बात करें। हमारा कंसर्न सामाजिक है, हमारा मुद्दा तो ऐसे जहरीले लोगों को बुलाने का क्या मतलब है? अगर धार्मिक है आपका तो ये तीनों आदमी पूरा हिंदुस्तान जानता है, हम तो आपको भी बुला रहे हैं, आप भी आइए। पूरा हिंदुस्तान जानता है कि तीनों आदमी आग लगाने में माहिर है, सभी नेताओं को पूरा हिंदुस्तान जानता है। उन्हीं को क्यों बुलाया आपने? गोपाल राय साहब को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्र के कल्याण के लिए समान नागरिक संहिता लागू कराएं। अरे अब्दुल साहब, क्यों आग लगाना चाहते हो आप लोग मुल्क में भाई? अरे 3 साल रह गए हैं, उसको इत्मीनान से गुजारिए ना। हम आग नहीं लगाना चाह रहे हैं, हम आग बुझाने का काम कर रहे हैं। ये आग बुझा रहे हैं आप योगी आदित्यनाथ को ले जाकर के सुब्रमण्यम। नहीं मौलाना साहब, हमको लग रहा है कि हम बहस से भटक जाएंगे। और एक चीज आपको ये भी बता दें, 1998 से योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लगातार सांसद रहे हैं, और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी सांसद के लिए, कम से कम जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसके लिए हम करें तो गलत होगा। फिलहाल मैं यहाँ पर नाइश हसीन जी को लाना चाहूंगी। नाइश जी, आपका क्या मत है इस पर? समान नागरिक संहिता अगर लागू हो जाता है तो जिसकी मांग आप लोग भी कर रही हैं, 3 तलाक खत्म हो, जिस तरह से व्यवस्था की गई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर, उन चीजों में महिलाओं को हक बराबरी का मिल जाएगा, तो फिर दिक्कत कहां है? आप अब चित्रांगदा जी मेरी 1-2 बातें ध्यान से सुनिएगा। अभी जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं बहुत तैश और तेवर में कही, मैं सबकी बात को खारिज करती हूँ। इसलिए कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा महिला आंदोलन की एक पुरानी मांग है। ये औरतों के साथ नाइंसाफी जो हो रही थी उसके अंदर से निकला ये मुद्दा है। बिल्कुल। तो इसमें औरत के इंसाफ का सवाल केंद्र में था, और उस मामले को केंद्र से हटा के आप सियासी पार्टियां अपने आप में एक दंगल फैला रही हैं, इसकी मैं पक्ष में नहीं हूं। ये पूरा केंद्र में औरत थी, इसके अभी औरत गायब हो गई, और कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी पर्सनल लॉ। मैं ये कहना चाहती हूँ, पर्सनल लॉ सभी धर्मों के हैं, और इसलिए ये लोग ना डरे कि मुस्लिम के लिए खाली अटैक है। अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई ड्राफ्ट आता है तो तमाम नॉर्थ ईस्ट के हिंदू, साउथ के हिंदू जो है, जिनके मामा भांजे की शादी है, जिनकी और गोंड और नायर समुदाय में जो शादियां होती है रिश्तेदारियों में, उनके ऊपर भी सवाल होगा, और वो भी इस ड्राफ्ट में आएंगे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ चित्रांगदा कि ये एक ऑप्शनल चीज के तौर पे लाइए, ड्राफ्ट लाइए, देश में बहस हो, पर ध्यान रखिए इसके केंद्र में हमेशा औरत थी। ये किसी सियासी पार्टी के लिए चखारे लेने का मुद्दा नहीं है, नहीं होनी चाहिए, औरतों के इंसाफ का मुद्दा है। बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कि आपका मानना यह है कि समान नागरिक संहिता लागू किया जाना चाहिए, से कोई रिश्ता नहीं है। बिल्कुल, आपका कहना यह है कि इसको लागू किया जाना चाहिए, लेकिन केंद्र में महिलाओं को रखना चाहिए। केंद्र में महिला हो, महिला का परसेंटेज हो 50%, वो ड्राफ्ट आए, ड्राफ्ट पे हम सभी देश की सभी धर्मों की महिलाएं उसमें बहस करेंगी। ये कोई धार्मिक नेता या कोई पॉलिटिकल लीडर थोड़ी तय करेगा, ये हमारा मुद्दा था, हमें केंद्र में रहना है। ये आप लोग किस डायरेक्शन में इस बहस को ले जा रहे हैं?
मुस्लिम लोग बिल्कुल ना डरे इसमें। अंसार साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल ना घबराइए, आने दीजिए ड्राफ्ट। ये कहिए कि ड्राफ्ट लाइए, आप ड्राफ्ट लाइए, हम बहस करेंगे। और उसकी जो खामियां हैं उसको दूर किया जाए। कर चुके हैं कॉमन सिविल कोड पर, और हम सबसे कह चुके हैं कि पहले ड्राफ्ट तो आप ला करके पार्लियामेंट में रखिए, वो है ही नहीं किसी के पास। ये धूप साहब बताएंगे क्या इनके पास ये 3 साल ने बना करके दिया है कि आपको मुसलमान को डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी से नहीं घबराते। और नाई सतन साहिबा, आप किसकी बात खारिज कर रही है, किसकी नहीं कर रही है, आप हमारी इज्जत नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, उनकी बात तो आप सुनेंगे ना, कम से कम उनकी बात तो सुनेंगे। आरएसएस और संतों के हाथ नहीं जी रहे हैं। अंसार रजा साहब, लेकिन नाइस हसन जी ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है, उस पर कम से कम आपको सहमति तो जतानी चाहिए। चलिए, हमारी बहस लगातार जारी है, बड़ी बहस जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में बाकायदा समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। उसके बावजूद भी इसको लागू करने में तमाम जो पूर्ववर्ती सरकार रही हैं वो फेल क्यों रही, और इसको लागू करने में और किस किस तरह की दिक्कत आ सकती है, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे ब्रेक के बाद। हिंदू संतों को मुस्लिमों की आबादी से दिक्कत है या फिर वो कुछ और चाहते हैं? क्योंकि जो बीजेपी का एजेंडा अब तक रहा है, संतों ने उसे अपना एजेंडा बना लिया है। कल यानी रविवार के दिन जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन किया जाएगा और उस प्रदर्शन में बीजेपी के 3 बड़े सांसद भी शामिल होने के लिए चले जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दिक्कत संतों को क्यों हो रही है? और एक बार फिर से मैं महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि 3 बड़े सांसद आपके पास हैं जी, जो आपको समर्थन करने के लिए कल जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। ये बताइए, क्या उनकी ओर से मोदी सरकार को कहा गया है कि आप इस पर कानून लेकर सदन के भीतर आइए, उस पर चर्चा कीजिए? क्या इसके लिए ये लोग तैयार हैं? देखिए, पहले मैं एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जी सर। हमें मुसलमानों से कोई ना नफरत है, ना उनसे कोई परहेज। हम तो कहते हैं राष्ट्र के विकास के लिए चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबके लिए एक जैसी जनसंख्या नियंत्रण नीति बननी चाहिए, ताकि समाज के अंदर किसी भी प्रकार का असंतुलन पैदा ना हो। ठीक है। तो ये कहे कि आप सरकार मुसलमानों की सुरक्षा करे, हम उससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर हिंदुओं मुसलमानों की सुरक्षा करे, हम उससे कोई आपत्ति नहीं है, मगर हिंदुओं की उपेक्षा ना करे, ये हम सरकार से अपेक्षा जरूर करते हैं और अपनी ये मांग रखते हैं जी। और हमारा एक राष्ट्र के विकास के लिए जनता को जनसंख्या का नियंत्रण आवश्यक है, तो वो सभी के लिए एक समान रूप से होना चाहिए, इसलिए सबके लिए एक जैसी समान नीति बननी चाहिए। ठीक है, ये बताइए। और इन सांसदों को आमंत्रित करने का एक ही लक्ष्य है, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए और सरकार उस पर विचार करे, उस पर कोई ड्राफ्ट लाए और समान नागरिक संहिता का निर्माण हो। तो क्या आप इंटरनेशनल चैनल पर इस बात को श्योर करते हैं कि ये 3 सांसद जो जा रहे हैं कल कोई जहरीली भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे? ये श्योर करते हैं आप इस चैनल पे? देखिए, राजनेताओं की भाषा तो चाहे किसी भी दल के हो, वो केवल अपनी कुर्सी के लिए भाषा बोलते हैं। क्यों बुला रहे हैं आप? अभी आपने कैलाना की घटना पर आपने देखा होगा, सभी दलों क्यों बुला रहे हैं फिर आप ऐसे लोगों को, जब आपको पता है कि वो नहीं मानेंगे? जब पर छिड़कने वाली, इसका मतलब है कि पूरा बीजेपी का एजेंडा आप थोपना चाह रहे हैं। आप जान रहे हैं कि बोल रहा है हमारा बीजेपी का नहीं, हमारा समाज का एजेंडा है। चाहे बीजेपी वाला हो, कांग्रेस वाला हो, भाजपा हो, सपाई हो, हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए। इसका मतलब है कि आप आग लगाने जा रहे हैं जंतर मंतर पे। नहीं, मौलाना अंसार रजा साहब, एक मिनट। विकास के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल्कुल समझ गए मैं आपकी बात सर, अद्भुत सर समझ गए। लेकिन मौलाना अंसार रजा जी बार बार एक तो आप ये कह रहे हैं कि दंगा फैलाना चाहती है बीजेपी, ये करना चाहती है, वो करना चाहती है, और इसी के एजेंडे के तहत कल जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं नेता, आप ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन अभी जो बातें यहाँ पर कही गई हैं नायशा हसन जी की ओर से, समान नागरिक संहिता कानून लाए लेकिन महिलाएं उसके केंद्र में हैं, आप उनकी बातों से सहमति नहीं जता रहे हैं? हम उनकी बात से सहमत हैं। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोलिए ना कि समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बहस होनी चाहिए। किस वक्त? पहले सरकार के सामने कुछ कागज तो रखे जाएं, पहले सरकार के सामने कोई ड्राफ्ट तो रखा जाए कि भाई इसमें ये होगा, फिर उस पर गौर किया जाएगा ना। हम आज से नहीं, इसी चैनल पे बैठ के आप निकलवा लीजिए रिकॉर्ड, वो आपके चैनल पे होगा। नहीं, इससे पहले ही आपने डिबेट में, ब्रेक के पहले आपने कहा था कि अगर समान नागरिक संहिता आ गई तो फिर आग लग जाएगी देश में। ये कौन सी भाषा हुई? जिस तरह की बीजेपी चाल चल रही है, बीजेपी कौन सी चाल चल रही है? बिल्कुल, जो संतों को आगे कर रही है। आग लगाने की बात, संत अगर आगे होते हैं अपनी बात को लेकर आपको क्या दिक्कत है?
चित्रा जी, इस देश में स्वतंत्रता का अधिकार हर एक नागरिक को मिला हुआ है। मौलाना अगर ये लाना चाहते हैं तो तमाम मजहब के लोगों को एक साथ सरकार को बुलाना चाहिए, सारे लोगों से बैठ करके बात करना चाहिए, फिर ड्राफ्ट तैयार करे, उसके बाद फिर तो आप ऐसे बोलिए ना कि वही कह रहा हूं मैं कि बहस के बाद एक जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं जंतर मंतर पे कर ली जानी, ये तो आग लगाने वाला काम नहीं है। तो क्या है, मुल्क भड़केगा नहीं। लेकिन जंतर मंतर पर तो तमाम लोग धरना प्रदर्शन जा रहे हैं, ये श्योर नहीं कर रहे हैं। वो कौन तीन लोग हैं? योगी आदित्यनाथ हैं। कौन है वो? कौन है वो? उनको वहाँ की जनता ने चुनकर भेजा है, वहाँ से अपने गोरखपुर की जनता ने चुनकर भेजा। नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, देखिए कल वो क्या बोलते हैं, इस बात को लेकर आप आज बहस कैसे? हमें मालूम है उनको क्या बोलना है, इसलिए कि उनकी 50 डिबेटें सुन चुके हैं, उनकी लैंग्वेज सुन चुके हैं। ये वही सुब्रमण्यम स्वामी तहरीर लिख कर आए हम मुसलमानों को बहादियों को क्या मौलाना साहब तहरीर लिख कर आए योगी जी की? योगी आदित्यनाथ कहते हैं इन लोगों को भारत से निकाल देना चाहिए। साक्षी महाराज कहते हैं मदरसों में आतंकवाद पल रहा है। जब ऐसे लोग जाकर के वहां बोलेंगे तो इनकी जबान से क्या उम्मीद रखी जा सकती है? चित्रा जी आप खुद बताइए। गोपाल अग्रवाल जी, आपके सांसद आग उगलने और जहर बोने का काम क्यों करते हैं? देखिए ये गलत बात है। आज हमारी डिबेट में बहुत स्पष्ट हो गया यहाँ पे कि सब लोग कह रहे हैं कि नागरिक समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। कुछ लोग जो ठेकेदार बने हुए हैं ये मुस्लिम समुदाय के, वैकल्पिक तौर पे, हाँ, तो वो जो कुछ लोग यहाँ पे ठेकेदार बने हुए हैं जो राजनीति करते हैं, वो पब्लिक पोस्चरिंग में इस तरह करते हैं। आज जहर कौन उगल रहा है? सुब्रमण्यम स्वामी जी या भाजपा के किसी सांसद ने तो अभी जहर उगला नहीं। हम क्या कह रहे हैं, हम सारी स्पष्ट बात कर रहे हैं कि यहाँ पे समान नागरिक संहिता। साक्षी महाराज क्या माला जप रहे थे क्या? हम क्या कह रहे हैं, समान नागरिक संहिता आनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम समुदाय के हित में है ये हम ये नहीं कह रहे क्या आना चाहिए क्योंकि हिंदू समुदाय के हित में। ताल्लुक खाली मुसलमान बात मत करो, आप की बात मत करो, अगर जबरदस्ती कर रहे होते तब आप कहते हम सरकार की तरफ से नहीं ला रहे। तो क्या हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? नहीं, हम थोड़ी कर रहे। क्या बात है? हम इस तरह की भाषा का हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ही क्यों कर रहे हैं? मैं चाहूंगी आप सब लोग हम एक अच्छा बहस करें। जनता की तरफ से आनी चाहिए, मुस्लिम समुदाय की तरफ से आना चाहिए। आपके पास क्या तैयारी है उसकी वो बताइए ना। तैयारी तो आप लोग करेंगे, नहीं है गोपाल जी। हम जबरदस्ती इसको नहीं ला रहे, कर रही हूँ, हम जबरदस्ती से नहीं ला रहे। आप मुस्लिम समाज के नहीं है, इसका ताल्लुक हिंदू समाज से भी है। आप उसको इग्नोर मत करिए, ना मुसलमानों के ऊपर इसका कोई बर्डन है। आप जब एक डिबेट होगी तो उसमें हिंदू समाज की कुछ ऐसी कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो भी होंगी, मुस्लिम समाज की भी होंगी, अन्य समाजों की भी होंगी, उस पे बहस होगी। क्या दिखाना, मुसलमानों को मत बनाइए। तो आप इतना नाराज ये रजा साहब क्यों हो रहे हैं? हम आप धमकी दे रहे हैं चैनल पे। बिल्कुल भी धमकी क्या दे रहे हैं? हम कह रहे हैं हम नहीं रहा है, जो मूल मुद्दा है उसके तह तक जाने की कोशिश करें। लेकिन नाइश हसन जी, मेरा एक और महत्वपूर्ण सवाल है। हर धर्म से ताल्लुक रखेगा समान नागरिक संहिता, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन कम से कम अगर इसको लाने की कोशिश भले ही कहीं से की जा रही है या फिर एक बहस ही चलाने की कोशिश की जा रही हो संतों की ओर से, तो दिक्कत क्या है? अगर मान लीजिए उन लोगों की ओर से आप लोगों की भी राय ली जाती है तो आप लोग अपने व्यूज दीजिए कि इसमें ये फेरबदल होनी चाहिए, उसके बाद इसको लेकर आगे बढ़े सरकार। और इनकी राय भी तो साथ में है, ये तो कह रहे हैं जवाब भी सुन लीजिए, फिर सबको बुलाना चाहिए, जवाब भी सुन लीजिए, उनकी बात सुन ले। नाइश चित्रा जी, जी चित्रा जी, मैं ये कह रही हूँ आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हमने इस देश की डेमोक्रेसी में किसी संत, किसी मौलाना का चुनाव नहीं किया है। बिल्कुल, हम उनसे कोई भी उनकी पर्सनल राय नहीं लेंगे। जो हमारे चयनित लोग हैं जिनको हमने भेजा है, हम उनके साथ ड्राफ्ट पे बहस करेंगे। हम ड्राफ्ट बनाने में भी मदद कर सकते हैं, लेकिन केंद्र में औरत होगी, ना साधु होंगे, ना पंडित होंगे, ना मौलाना होंगे, तो ना हमने उनको चुना है। फिर तो उनका एजेंडा संतों को समाज के हित में आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, वो एक गलत एजेंडा है, वो ना बनाइए, ना बनाइए। हमने तो केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया है।
तो हमें बुलाना चाहिए था ना, नहीं क्यों नहीं बुलाया? हम नहीं चाहेंगे कोई आप भी आइए ना, दखल दे। ये कोई सवाल नागरिक संहिता के लिए आइए ना, ये कोई स्वागत है आपका। हमारे चुने हुए सांसद ही बहस करेंगे इस पे, और देश में ये ड्राफ्ट जो जब भी आएगा ये देश में बहस का मुद्दा होगा, और हमारे चयनित लोग इस पे रहेंगे मुख्य भूमिका में, महिलाएं होंगी, साधु संत और मौलानाओं की राजनीति इसमें नहीं चल पाएगी। कानून बनाने का अधिकार सरकार को है, पार्लियामेंट को है या विधानसभा को है। हम कानून बनाने वाले नहीं, लेकिन अपनी मांग तो रख सकते हैं। आप मांग रखिए, लेकिन मैं एक बात बता दूं साधु जी, कल हम लोग इसी चैनल 4 बजे बहस कर रहे होंगे कि कल क्या बोल के गए हैं केंद्र में रखिए। हम अभी से कह के जा रहे हैं। लोगों को बुलाया आपने, किसी औरत को बुलाया आपने, कल की मीटिंग में किसी औरत, लेकिन पहल तो कोई भी कर सकता है, पहल तो किसी की ओर से भी। जैसा कानून आप लोगों की चर्चा के बाद ही तो बना, जिसके बाद सरकार पे दबाव बना और वो मजबूर हुई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सरकार पर दबाव बनाती है जनता, और ये जनता का हक भी है। देश ने स्वतंत्रता का अधिकार हर एक को दे रखा है किसी भी मुद्दे को उठाने का। लेकिन यहाँ पर बहुत देर से मैंने आलोक शर्मा जी का रुख नहीं किया है। आलोक शर्मा जी, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने देखा है इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी कभी चुप्पी साध लेती है और कभी जमकर राजनीति भी करती है। आप लोग भी पीछे नहीं। और यहाँ पर मैं जिक्र कर देती हूँ, ये भारत के संविधान का भाग 4 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का जिसमें जिक्र है, उसके अनुच्छेद 44 में इस बात का जिक्र है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अगर इस तरह की स्थिति का जिक्र संविधान के भीतर है, कांग्रेस पार्टी ने भी तो 60 साल राज किया, आप लोगों ने भी इस पूरे मुद्दे पर राजनीति की है। हमने कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर राजनीति नहीं की है। आप एक भी बता दीजिए हमारे किसी घोषणा पत्र में हमने राजनीति के आधार पर इसको लिया हो। जहां तक बात आपने कही कि साहब इसको लागू किया जाना चाहिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, हम भी कह रहे हैं कि लागू किया जाना चाहिए। हम भी कह रहे हैं कि 2.5 साल हो गए बीजेपी की सरकार को। तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया, संविधान में डाल के फिर अपना पल्ला झाड़ दिया, उसके बाद वो होता रहे। आप मेरा उत्तर सुन लीजिए। नहीं, और शाहबानों का भी जवाब दीजिए ना, आपने तो रिवर्स कर दिया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे तो आप चले ही नहीं। चलिए अब मैं वापस उत्तर देता हूँ। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो, संविधान में कोई मूल अधिकार नहीं है, लेकिन अगर इसमें सहमति बनती है, किसी तरह का प्लेटफॉर्म बनता है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए कि अवधूत साहब ने क्या अमित शाह जी को न्योता दिया कल के लिए? क्या मोदी साहब के पास एक चिट्ठी भेजी? असली जो काम करने वाले लोग हैं, आज ये मेन लोग हैं, आज बीजेपी, क्या वो आएंगे? भेजिए। मैं वही कह रहा हूं ना, चिट्ठी भेजने से क्या हो गया? अगर आपके घोषणा पत्र में तो जाइए ना कल प्लेटफॉर्म पे, और आप भी जाइए गोपाल जी, कल जाके बैठिए वहां पर और उसका समर्थन कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी एक आधिकारिक तौर पर एक चिट्ठी लिखे कि जो कल जंतर मंतर पर हो रहा है बीजेपी उसका समर्थन करती है। आप केवल वहां पर भेजकर राजनीति करेंगे, इसके आगे कुछ नहीं करेंगे आप लोग। जनता पार्टी मुझे केवल बताइए संहिता के सपोर्ट में है, सपोर्ट में है, जंतर मंतर में क्या होगा इससे हमारा क्या? अरे भाई अगर सपोर्ट में है तो 2.5 साल से क्या कर रहे हैं आप लोग? जाएंगे आप मुझे केवल ये बताइए क्या लेना देना है जी? आपकी संस्था को एक जमाना हो गया रजिस्टर्ड हुए, इससे पहले आप लोग कभी धरने पर नहीं बैठे, अभी क्यों बैठे? चलिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है, अवधूत जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, अगर समान नागरिक संहिता को लेकर बहस हो रही है तो बहस जरूरी होनी चाहिए और कम से कम एक राय बने, ताकि सब इसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदार बन सके। लेकिन कल जंतर मंतर पर क्या होने वाला है, अवधूत जी से इस सवाल का भी लिए कानूनी व्यवस्थाएं समान होनी चाहिए। ऐसे में समान नागरिक संहिता को लेकर इतना विवाद क्यों है, इसी मुद्दे पर हमारी बड़ी बहस पिछले पौन घंटे से लगातार जारी है। एक बार फिर से अवधूत जी मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले ये बताइए, कल आप लोग वहां पर करने क्या जा रहे हैं? और दूसरा सवाल जो यहां से मौलाना साहब ने उठाया था कि आप लोगों की संस्था तो न जाने कितने सालों से बनी हुई है, अब इस मुद्दे को आप लोग क्यों उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि लंढोरा की घटना ने और हिंदुओं के लगातार कांधला, कोरोना, इस प्रकार की पलायन की घटनाओं ने जी समाज में जो स्थिति पैदा हुई है उस पर चिंतन करने के लिए हमें विवश किया। जब सरकार के द्वारा एक वर्ग विशेष और धर्म विशेष के लोगों को एक संरक्षण दिया जाता है जी, और उस प्रकार के उन्मादी उपद्रवी भीड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो हमारा जो है चिंतित होना स्वाभाविक था। बोलना चाहिए ना, इसी बात को ध्यान रखते हुए राष्ट्र के विकास के लिए सभी के लिए एक जैसा कानून किया जाना चाहिए। ये और वहीं जब मुस्लिम समुदाय अपने लिए जब कोई सिविल मैटर आता है तो वो शरीयत की बात करता है, लेकिन जब कोई आपराधिक मामला आता है तो देश के कानून को मानने की बात करता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर वो कहते हैं कि हमारे पर्सनल लॉ के मुताबिक उनके फैसले होने चाहिए तो सभी कानून उनके कानून के हिसाब से फैसले हों जी। और दूसरा,
लोग ये हम पर आरोप लगा रहे कि हम किसी पार्टी विशेष के लिए प्रचार करने में बिल्कुल गलत है। हम हिंदू समाज की जो वास्तविक स्थिति है, जो चिंताजनक स्थिति है, किस प्रकार हिंदू हितों की घोर उपेक्षा हो रही है, मतलब आप लोगों की ओर से बीजेपी सरकार से ये मांग की जा रही है ना कि इस पर वो सभी जो है अपने केवल और केवल अपने वोटों को ध्यान में रखकर फैसले करती है, इसलिए हिंदू समाज की उपेक्षा की जा रही है। उनके विरुद्ध जो कड़ी कार्रवाई की जा रही है, दूसरे भी हैं जो जिनको अपराध जो करते हैं उनको दंड नहीं दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। ये निशाना आपकी कौन सी सरकार की ओर से? जल्दी से सर एक बार सुन लेते हैं। शासन है और हिंदुओं की घोर उपेक्षा हो रही है। कौन सी सरकार उपेक्षा कर रही है हिंदुओं की? आप किसकी ओर निशाना साध रहे हैं? कहाँ हुई? बिल्कुल हो रही है। बीजेपी की सरकार में क्या वजह है? कैराना में आगे आपको जो वर्ग विशेष हुकुम सिंह से पूछ लीजिए। हुकुम सिंह जी ने 5 बार 5 दिन में नहीं यूटर्न बयान दिया बदल दिया, अलग-अलग किसी का बयान है। पलायन नहीं हुआ है। देखिए, तो आप कैराना में कैसे आप कह रहे हैं कि पलायन हो मैं गया? कुछ कह दूं? न, अब मैं एक बात कहना चाहता एक हूं मिनट मेरे को कि बीजेपी के ऊपर आपने उपेक्षा कर रही है हिंदुओं की, समान और नहीं 3 है। बीजेपी के बड़े सांसद उसमें शरीक हो रहे हैं। इसका जवाब बहुत कायदे से आपको देना चाहिए और मुल्क को समझ लेना चाहिए कि अब बीजेपी हिंदुस्तान में क्या कर रही है। ये सवाल आज महंत जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया है बीजेपी सरकार पर कि जहां 3 बीजेपी के सांसद शरीक हो रहे हैं और हिंदुओं की उपेक्षा हो रही है। ये बहुत बड़े कमाल की बात है। सुरेंद्र जी, क्या आप ये कहना चाह रहे थे? नहीं, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अवधूत साहब जो कह रहे हैं बीजेपी उपेक्षा कर रही है, आप ये कह रहे हैं? सांसदों ने कैराना में जाकर सारी डिबेट का हिंदू निचोड़ शब्द अपने इस्तेमाल हाथ करते दिया है। हुए भी शर्म आने लगी, जबकि वहां से हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। जी, महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से कही गई, क्योंकि हम आखिरी चरण में है। जल्दी से डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप नहीं बीजेपी जी, नहीं शाह माइग्रेशन पे भी वोट मांगी है। कश्मीरी ब्राह्मणों में से अगर एक भी परिवार वापस गया हो 2.5 साल में, तो मोदी जी बताएं जरा। देखिए, पलायन ये के जो नाम बात पर वोट कह रहे मांगना, हैं कश्मीरी अब्दुल पंडितों जी के नाम पर वोट मांगना, ये बीजेपी की पुरानी परंपरा जो है। यूपी की राजनीति में नहीं, नहीं, ऐसी केंद्र सरकार जो तो कह रही है, केंद्र सरकार उन्होंने मोदी सरकार की बात कही है। हम आप धर्म कहां से अगर इस देश में पहली बार धर्मनिरपेक्षता नहीं, के आप तरफ भड़काए जो आप सत्ता भड़काए कर उनको। चला रहे हैं, जो राज्य चला रहे हैं, वो मोदी सरकार है। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि जो सत्ता है वो हिंदू मुस्लिम के हिसाब से दोहरे मापदंड नहीं रखेगी। कांग्रेस अलग अलग मापदंड चलाते थे, पंडितों के नाम पर अलग केवल वोट मुस्लिमों के मांगते लिए हैं। अलग और हिंदुओं के लिए अलग, सपा की भी अलग अलग नीतियां होती महंत जी हैं। हमारी कल एक इस मिनट बात मुझे को बात आप करने अपनी स्पीच में बयान करेंगे कि बीजेपी शासन में हिंदुओं की उपेक्षा हो रही है। क्या इस बात को आप बिल्कुल बयान ऐसी करेंगे? कोई बात नहीं है। अभी यहाँ कह रहे हैं पे आपके सामने धर्म वो। के सर, वक्त की कमी अनुसार, है, इस चर्चा धर्म में के अनुसार हमारी 500 लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है, लेकिन कानून बनाना सरकार का काम है, इसलिए बहुत गंभीर हो जाता है अगर बीजेपी ने समान नागरिक संहिता को अपने एजेंडे में लाकर रखकर चुनाव लड़ा है तो उस पर अपनी स्थिति कम से कम अब साफ करे, लेकिन इस पर सहमति हिंदुस्तान के हर वर्ग की